हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका मेंटोर एंड एन एस्पिरेंट एज वेल। तो गाइस, पिछले सेशन में हमने बात कर लिया था ये जो एक्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट्स, या तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक्ट्स थे ना, तो उनको हमने कुछ कुछ तरह से तोड़कर ट्रिक्स के माध्यम से थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश की थी। तो आज हम उससे आगे चलेंगे, क्योंकि इस तरह से अगर इतने स्लो मोशन में हम चलेंगे तो ये हमारी सीरीज़ काफ़ी लंबा टाइम खींच जाएगी और कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगी। ठीक है ना? तो कुछ ना कुछ हम नोट्स में डिस्कशन करेंगे, कुछ वोकेब के माध्यम से समझाऊंगा, और जब ये कंप्लीट हो जाएंगे सारी चीज़ें ना, तो फिर फर्दर हम डिस्कशन करेंगे टिक्स के साथ दोबारा से। यानी संविधान सभा का बनना हो, संविधान सभा में लोगों का एंटर करना हो कि कौन से लोग थे उस संविधान सभा में, ऑलराइट। और किसका क्या रोल था। जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, फॉर्म हुई थी, यानी जो अंतरिम सरकार बनी थी, उसके बाद जो पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसके जो मंत्रीज थे, ये कभी कभार पूछ लेता है। यूपीएससी में तो आज तक नहीं पूछा ऐसा, बट स्टेट पीसीएस एसएससी या अदर एग्जाम्स में ये डाटा पूछ लेता है। तो वैसे भी हमें रफ तौर पर पता होना चाहिए, इतना नहीं कि सब कुछ ही पता हो। पर याद ही नहीं होते ना कि स्वास्थ्य मंत्री कौन था, शिक्षा मंत्री कौन था, एजुकेशन मिनिस्टर कौन था। तो ये थोड़ा थोड़ा डाटा है, वो याद नहीं होता लोगों को, तो उसको भी हम ट्रिक्स के माध्यम से ख़त्म कर देंगे, ऑलराइट। तो वो भी आप कभी नहीं भूलोगे। तो बस इतना ही करेंगे हम, और अब बेहतर ढंग से हम ट्रिक्स बनाएंगे चीज़ों को। और मेरा यकीन मानो, सिर्फ पॉलिटी में नहीं, कंप्लीट पॉलिटी को तो हम ट्रिक्स से पढ़ेंगे ही ना। आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक सब में हम ट्रिक्स लगाएंगे, ताकि ना अगर यार एक बार आपके दिमाग में चीज़ें फिट हो गई ना, तो ये ना सिर्फ एग्ज़ाम पास करने में मदद करेगा हमारी, बट ऑल्सो हमारा कैरेक्टर जो डेवलपमेंट होगा। चार आदमी में हम बैठे हैं और किसी एक आर्टिकल की बात छिड़ती है कि आर्टिकल 15 में क्या है। जैसे ईडब्ल्यूएस को लेकर बहस छिड़ जाती है, डिबेट होती है ना हमारे बीच में, तो हमें पता होगा कि यार 15 में तो ये लिखा है ना, क्योंकि वो हम बेहतर ढंग से समझेंगे भी और रटेंगे नहीं। बस वो ट्रिक्स होंगी ना, उनको दिमाग में उतार लेना होगा। तो बस वही करेंगे, और पूरा डाटा हम याद कर लेंगे। तो कौन कहता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद नहीं होती? होती है, बस हमें टाइम देने की ज़रूरत पड़ती है। पूरा का पूरा डेटा याद होता है। 700 पेज की बुक किसको याद नहीं होती? अरे सबको होती है, तुम पढ़ो तो सही ढंग से। तो हम उसी तरह से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग्स भी लेंगे। और इस जो मोटा मोटा डेटा है ना फिल्म्स के हिसाब से, इसको 1-2 महीने में कंप्लीट करके फिर हम मेंस पर चलेंगे। और जो बीच के जो एक्ट्स वगैरह हैं, क्या रिफॉर्म्स हुए थे, क्या उनके उद्देश्य थे, यानी क्या इंटेंशन रखते थे वो इंडिया के लोगों के प्रति, रिवोल्ट के बाद उन्होंने क्या चेंजेस किए, ये सारा हम फर्दर मेंस में डिस्कस करेंगे। ऑल राइट। तो यही चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक एस्पिरेंट के तौर पर, कि चीज़ों को रटो मत, समझो। क्योंकि इतिहास को रट के हमें करना क्या है यार? हमें पता तो हो, अंतरिम रूप से आंतरिक रूप से हमें पता होना चाहिए ना कि इतिहास में यार ऐसा क्यों हुआ था, और जिसका क्या खामियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। चलो हम नहीं भुगत रहे, हमारे पेरेंट्स तो भुगते थे ना, हमारे दादा परदादा तो भुगते थे ना, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे ही रहे होंगे एग्जिस्टेंस में। तो उन पर तो प्रभाव पड़ा था ना इस चीज़ का। जब हम आज सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़मीन नहीं है खेती के लिए, फिर भी हमारे लोगों ने मेहनत करके ज़मीन बचाई। तो क्या ये स्थायी बंदोबस्त थे उस टाइम पे ज़मीन के? क्यों ज़मींदारी प्रथा के रिलेटेड इतने कानून नियम बनाए गए थे? और ये बाकायदा हमारी एक अनुसूची भी है। हाँ, तो हम उसको पढ़ने वाले हैं पंचायती राज में। और जब सारा स्थानीय स्वशासन वगैरह पढ़ेंगे, अनुसूची 9 हम जब पढ़ेंगे डिटेल में, मेंस में, तब हम पढ़ेंगे कि ज़मींदारी प्रथा क्या होती है। और ये जो और भी इससे रिलेटेड जो गांव के प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, जब अनुसूची 11-12 पंचायत और नगर पालिका वगैरह हम पढ़ेंगे, तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सिर्फ डिस्कशन से काम नहीं चलता, दिमाग में चीज़ें को उतारना मेरा काम है, इसलिए मैं यूट्यूब पे हूँ। बाकी टीचर्स भी तो हैं, वो बहुत ही अच्छा कंटेंट देते हैं। पर मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपकी उम्र का इंसान हूँ। आपसे छोटा हो सकता हूँ, आपके बराबर का हो सकता हूँ, आपसे बड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसा ही समझिए आप कि हाँ, मैं सिर्फ नैया पार कराने नहीं आया हूँ आपको, मुझे खुद भी उसमें बैठ के पार करना है। समझ रहे हैं आप? तो दोनों भाई डुबकी लगाते जाएंगे और पार करते जाएंगे, तैरते जाएंगे और सीखते जाएंगे। तो चलिए काफ़ी बातें होगी, मोटिवेशन अच्छा खासा हो गया।
तो आज उससे आगे हम बढ़ते हैं, पहले नोट्स में फर्दर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद मैं खुद से समझाने की कोशिश करूँगा आपको, एंड देन लास्ट में, हाँ, ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में ना जो कल का सेशन होगा या परसों का या नेक्स्ट जो भी सेशन होगा ना, उसमें हम उसको ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे कि कितने सदस्य थे। संविधान सभा जब हमारी बन रही थी ना, तो उसमें कितने सदस्य थे, कौन सी समितियां थी जो काम कर रही थी, B.R. अम्बेडकर की समिति वगैरह वगैरह, इनके नाम याद नहीं होते, तो वो भी सारा हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो सारा याद हो जाएगा आपको। ठीक है, भरोसा कर सकते हैं आप मुझ पर, बिल्कुल कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइस, हमने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक पढ़ लिया था। तो आज हमारा डिस्कशन शुरू होने वाला है यहाँ से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। 1939 से लेकर 45 तक चली थी वो। तो उस टाइम में ना 1934 में ही M.N. रॉय ने पहली बार संविधान सभा के बारे में मांग कर दी थी। ये हमारे इंडिया में मांग कर दी थी। तो इस वर्ल्ड वॉर को आप भूल जाइए एक मिनट। 1934 में हमारे वामपंथी नेता, ये एक वामपंथी नेता थे M.N. रॉय, और इन्होंने संविधान सभा के बारे में मांग कर दी थी। ठीक है ना। तो कि हमें एक अलग संविधान सभा चाहिए अपनी, तभी हम भारतीय मतलब आपका समर्थन करेंगे या आपको ये नहीं लड़ाई वगैरह में सपोर्ट करेंगे। बाद में ऐसा ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ था। तो आप ये देख लीजिए कि इसने मांग कर दी थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड प्लस USA, इंग्लैंड के PM थे उस टाइम चर्चिल, चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये एक तरफ थे और जर्मनी वगैरह दूसरी तरफ थे, ये हमें पता है। तो ये जब हम कभी फ्रांसीसी क्रांति या उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अगर टाइम रहेगा तो। ठीक है ना। तो 1942 में इस हिसाब से एक क्रिप्स मिशन लाया गया। मैंने बहुत छोटा छोटा मतलब बहुत कम चीज़ों को लिखा है यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट है उनको उनको लिखा है। और जब क्रिप्स मिशन हम पढ़ेंगे मेंस में तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो ऐसा मत सोचिएगा कि यार तूने तो कुछ ही नहीं लिखा है। जहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है ना, वो चीज़ें मैंने सिर्फ वो लिखी है एक बार के लिए प्रीलिम्स के हिसाब से, ताकि मोटी मोटी रफ अंडरस्टैंडिंग हो जाए गाइज आपको, जो पहली बार ही पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो अगर उन्हें डायरेक्टली मैं इतना ज़्यादा डाटा दे दूंगा तो वो छोड़ ही देंगे UPSC की तैयारी। तो इसमें क्या है ना, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, मोरल डाउन नहीं होगा। और लगभग 60 से 70% चीज़ें भी कवर हो जाएंगी, लगभग 70%। तो जो 30% होगा वो हम डिटेल में बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। उसके लिए ये देखिए, मेरे पास अलग से पूरी कॉपी पड़ी है जहाँ पे पूरा डेटा लिख रखा है मैंने, और लिख रहा हूँ अभी, तो पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ। और इसमें हम मेंस के हिसाब से डिस्कशन करते हैं, और साथ ही M. लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक, उसको हम प्रेफर करते हैं। तो कुछ नहीं छोड़ूंगा आपका। हाँ, तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जो क्या कहा था, ओह सॉरी, क्या कहा गया था इस मिशन में। इस मिशन के हिसाब से ये मांग थी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगी ना, उसके बाद इंडिया में एक संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। और उस टाइम वॉइस रॉय थे कौन, लेनलित को। तो इन्होंने कुछ ऐसा ऐलान किया कि हम संविधान सभा बनाएंगे आपके लिए, बस आप वर्ल्ड वॉर में हमारे साथ दे दीजिए, अपने इंडियन सोल्जर्स हमें दे दीजिए। तो हमने दे दिए भाई। फिर कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च 1946 को, जिसमें संविधान सभा का गठन करने की बात कही गई और लगभग हो ही गया। और जब पाकिस्तान लगातार अलग देश की मांग कर रहा था ना कि जो मुस्लिम्स थे वो लगातार पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, उसको यहाँ पे इस कैबिनेट मिशन में रिजेक्ट कर दिया गया था। और उस टाइम इंग्लैंड के PM कौन थे, लेबर पार्टी के एटली, उसमें 3 सदस्य थे। इसके लिए आप एक ट्रिक लिख लीजिए, PAS पास। P से पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष था, हेड था, A से अलेक्जेंडर, एंड S से स्टीफर्ड क्रिप्स। ये वही क्रिप्स है जिसने 1942 में क्रिप्स मिशन लॉन्च किया था। ठीक है। तो उस टाइम 389 सदस्य थे इस कैबिनेट मिशन में, जो कि 38.9 करोड़ हमारी जनसंख्या थी उस हिसाब से बनाए गए थे। और एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या के हिसाब से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये 389 सदस्य निकल कर आते हैं। ठीक है। हाँ, तो उसमें 296 सीटें थी ना, वो इलेक्टोरल के लिए रखी गई, यानी उनमें चुनाव होंगे। और 93 सीटें देसी रियासतों के लिए दी गई, जिनमें या तो राजा राज करेगा या वो मनोनीत करेगा। और इन 296 सीटों में से 292 एक ब्रिटिश, 292 में ही ब्रिटिश प्रांत थे। समझ गए आप, यानी जहाँ पे ब्रिटिश एक्चुअल में राज कर रहे थे। तो उनमें अप्रत्यक्ष चुनाव हुए, यानी इनडायरेक्टली वोटिंग हुई। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से यहाँ पे वोट हुए।
और 4 चीफ कमिश्नरी एरियाज थे, जिसमें अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली, कुर्ग एंड बलोचिस्तान। ये दोनों पाकिस्तान के एरिया, और ये जो है ये हमारे इंडिया में है फ़िलहाल। ठीक है, आप नोट्स को प्रेफर कर लीजिए, समझ में नहीं आ रहा तो समझाऊंगा बाद में सारी चीज़ों को। अब जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए 296 सीटों पर, जिसमें से 208 सीटें कांग्रेस जीत गई, 73 मुस्लिम लीग जीत गई, और 15 सीटें अन्य जीत गए। तो ये फैक्चुअल है, ये देख लीजिएगा आप। तो मुस्लिम लीग ने क्या बहिष्कार कर दिया इसका, है ना। तो और 16 अगस्त को चुनाव वगैरह रद्द हो गया होगा, तो इसलिए मतलब उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया इसको, कि हम इसको नहीं मानते और ये पूरा चुनाव ही आप हटाइए इसको। तो ये कुछ मोटा मोटा चीज़ें हैं, अब बाद में और डिस्कस करेंगे इसके बारे में कल के सेशन में। हाँ, तो अब संविधान सभा की बात कर लेते हैं। इसमें 15 महिला सदस्य थी। ये भी कई बार पूछ लेता है, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, ये एसएससी में तो बहुत बहुत ज़्यादा पूछते हैं इन नामों को, तो आप इनको देख लीजिए एक बार। और फिर एक ट्रिक लिख रखी है मैंने, वो हम पढ़ेंगे और उसके हिसाब से याद कर लेंगे इसको। तो सरोजनी नायडू बिहार से थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, वगैरह वगैरह वगैरह, देख लीजिए आप, ठीक है ना। विजय लक्ष्मी पंडित थी, एनी मस्करिनी थी, त्रावण कौर यानी केरल की, अमृत कौर थी, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रे, अमू स्वामीनाथन, दुर्गाबाई, मालती चौधरी। उसके अलावा हंसा मेहता, बेगम एजाज महल, रसूल जो भी हैं, कमला चौधरी, सुचिता कृपलानी, दक्षायणी बेलायुद्दीन मद्रास। तो ये थी। तो एक ट्रिक आप देख लीजिए। तो ट्रिक है, सर विजय एनी की तरफ मुस्कुरा रहा है जैसे उसे अमृत मिल गया हो। रेणु ने पूर्णिमा को लीला में अम्मी के साथ दुर्गा की माला चढ़ाई, और हंसा बेगम ने कमल की बेला से कृपा प्राप्त की। काफ़ी मुश्किल है, पर अगर इसको आप रट लेते हैं ना तो याद हो जाएगा। सर से आप लिख लीजिए सरोजनी नायडू, विजय से विजय लक्ष्मी पंडित, एनी से एनी मुस्कुरानी। तो ऐसा ऐसा आप निकाल लेना इसमें से। बाकी हम और अलग ट्रिक भी यूज़ में लेंगे कल के सेशन में। तो फिर भाई साहब संविधान सभा का गठन हुआ। गठन होने के लिए बैठक करनी ज़रूरी थी। तो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसका पहला अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने। 207 सदस्यों ने भाग लिया। हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया। उपसभापति फ्रैंक एंथनी बने। तो इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, ये बस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एंड तीसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये स्थायी अध्यक्ष थे। बस ये है, आप याद कीजिएगा। इनमें क्या डिस्कशन हुआ, क्या चर्चा हुई, ये तो हम पढ़ेंगे ही ना मेंस में। तो उपाध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी, वी टी कृष्णामचारी, और संवैधानिक सलाहकार बी एन राव। ये लास्ट तक संवैधानिक सलाहकार रहे थे, इसका नाम याद रखना, यूपीएससी पूछ भी सकता है इसके बारे में, और पूछा भी है शायद। पांचवी बैठक हुई 13 दिसंबर को। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जवाहरलाल नेहरू ने। 22 जनवरी 1914 से उनको पास करवाया गया, यानी कि इस एक्ट को पास किया गया इसमें। माउंटबेटन 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पेश की, जिसमें 2 अलग शब्द स्वीकार कर लिए, जैसे कि इंडिया एंड पाकिस्तान, कि 2 अलग लोकतांत्रिक देश होंगे, है ना। हाँ, तो इससे आगे 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, और 15 अगस्त को ही हमने स्वतंत्र के साथ संप्रभु शब्द भी अपना लिया, कि अब भारत के संप्रभु का हम प्रियम्बल में पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे। प्रियम्बल हमने नहीं पढ़ी है। तो संप्रभु का मतलब ये हो गया कि भारत के जो आंतरिक मामले हैं या विदेश मामले हैं, घरेलू मामलों में या विदेशी मामलों में दूसरा कोई भी देश इंटरफेयर नहीं करेगा। भारत अंतःकरण से आज़ाद है सारे फैसले लेने के लिए, यानी कि आंतरिक रूप से भारत डेमोक्रेटिक यानी एक लोकतांत्रिक राज्य है, जो किसी भी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं है किसी भी प्रकार का फैसला लेने के लिए। तो ये भारत की संप्रभुता को दर्शाता है ना। हाँ, तो ये हम जब प्रेमल पढ़ेंगे तो इस संप्रभु शब्द को और भी बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। उसके साथ ये जो 1947 का एक्ट था ना, इंडियन फ्रीडम एक्ट, ये था ये। तो इसमें वॉइसरॉय के पद को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय था उसको एंड कर दिया गया, और जो गवर्नर जनरल था वो माउंटबेटन था, इस पद को ख़त्म नहीं किया गया, वॉइसरॉय पद को ही समाप्त किया गया। तो वो माउंटबेटन था लास्ट में। और देसी रियासतें स्वतंत्र थीं कि किसी भी देश के साथ मिल सकती हैं, यानी वो चाहें तो पाकिस्तान गणराज्य के साथ जाकर मिल सकती हैं, या तो इंडिया के साथ रह सकती हैं, पर उन्हें किसी न किसी के साथ तो जुड़ना ही होगा। तो ऐसा इसमें था, चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकती हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। पर उसके बाद कैसे क्या जुड़ी वो तो हमें पता ही है ना, पटेल साहब ने क्या क्या किए थे। हाँ,
तो आज इतना ही रखते हैं, कल से हम मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे और इससे लेकर के हम कंप्लीट कर लेंगे संविधान की जो महत्वपूर्ण डेट्स थी, उसके अलावा संविधान की विशेषताएं भी हम पढ़ेंगे मोटा मोटी तौर पर। अब आज इतना ही रखते हैं। समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, कल हम दोबारा पढ़ेंगे, ट्रिक्स से पढ़ेंगे और तब तो ज़रूर समझ में आ ही जाएगा ना। तो पहले मोटा मोटी तौर पर नोट्स को देख लेंगे, फिर समझ लेंगे, फिर भी कुछ नहीं आएगा, जो गधा ही होगा बिल्कुल, तो उसके खोपड़े में डालेंगे ट्रिक्स के माध्यम से चीज़ों को, और क्या, हमारा काम यही है। तो चलिए गाइज, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप बन गए आईएएस। चलिए, थैंक यू।